हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टिश्यू यानी कि उत्तक चैप्टर को हैंड रिटेन नोट से कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग को मेरे साथ अगर नोट्स करते हुए चलिएगा तो आप लोग का नोट्स भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तक उत्तक कहते किसे हैं? कोशिकाओं के जो समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका का जो समूह होता है उसको उस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो साइटोलॉजी। पिछले चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो कोशिका से मिलकर हुआ है। कोशिका के समूह से मिलकर हुआ है। कोशिका के समूह क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक से मिलकर बना है अंग। अंग से मिलकर बना है अंगतंत्र। अंगतंत्र से मिलकर बना है जीव का निर्माण। जीव का निर्माण हुआ है। पौधे में अधिकांश उत्तक सहायक होते हैं जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। तो याद रखेंगे, पौधे में जो उत्तक होते हैं वो सहायक होते हैं जो संरचनात्मक मजबूती के प्रदान करते हैं। और ये उत्तक कैसा होता है? तो मृत होता है। ये उत्तक मृत होते हैं क्योंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की तरह आसानी से यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकती है और उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे, जो जित पौधे में जो सहायक उत्तक होते हैं वो अधिकांश क्या होता है? तो मृत होता है। मृत मृत कोशिका जो होती है उसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग पादप उत्तक जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी हम लोग जंतु उत्तक पढ़ेंगे। जंतु उत्तक कहते किसे हैं? जो जंतु में पाया जाने वाला उत्तक जंतु उत्तक कहलाता है। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। पहला उपकला उत्तक, दूसरा पेशी उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक, चौथा तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू, पेशी उत्तक मस्कुलर टिश्यू, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू। याद रखेंगे, जंतु उत्तक चार प्रकार के: उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है। जंतु में आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक। जंतु में आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक जैसे हमारा त्वचा बना है तो ये आवरण हो गया। सुरक्षात्मक मतलब कि जो हमारे चोट से बचाता है, ठंड लगने से बचाती है, सुंदरता प्रदान करती है। ये सारा चीज कौन टिश्यू करता है? तो उपकला उत्तक करता है। उपकला उत्तक है। उपकला शरीर के अधिकांश अंग की गुहाएं या आवरण बनाती है। जो हमारे शरीर की गुहाएं और आवरण बनती है वो उपकला उत्तक से बनती है। जैसे हमारा त्वचा हो गया, मुंह का अस्तर हो गया, रक्त की नलिकाएं का अस्तर हो गया, वायु कूपिका हो गया, वृक्क नलिका हो गया। वायु कूपिका मतलब श्वास नली का जो अस्तर होता है वो भी किस चीज से बना होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और वृक्क की नलिकाएं भी किस चीज से बना होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू से मतलब उपकला उत्तक से बना होता है। उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उपकला उत्तक 6 प्रकार के होते हैं। पहला सरल सल्की एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं। सरल सल्की उपकला उत्तक। कोशिकाएं कोशिकाएं बड़ी, अत्यंत पतली और चपटी होती है। इसका जो सरल सल्की उपकला उत्तक का जो होता है वो कोशिकाएं बड़ी होती है और अत्यंत पतली और चपटी होती है। याद रखेंगे, कोशिकाएं बड़ी, अत्यंत पतली और चपटी होती है। और भोजन की नली की परत, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो नली का परत जो होता है वो सरल सल्की मतलब सरल सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। मुंह का अस्तर जो भी होता है वो भी सरल सल्की उपकला उत्तक। रक्त की वाहिकाओं का अस्तर, फेफड़ों की एल्वियोली का अस्तर, तो ये सारा चीज किस चीज से बना होता है? तो सरल सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। भोजन की नली का परत का स्तर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ऐसे। भोजन की नली का परत का स्तर कौन से उत्तक से बना होता है? तो सरल सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। मुंह का स्तर किस चीज से बना होता है? कौन सा उत्तक से बना होता है? तो सरल सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। तो फेफड़ों का एल्वियोली का स्तर किस चीज से बना होता है? तो सरल सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। स्तरीकृत स्क्वाइमस उपकला उत्तक। दूसरा क्या है? स्तरीकृत स्क्वाइमस उपकला उत्तक। यदि स्क्वाइमस
को परतों के पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे उपकला स्तरीकृत स्क्वाइमस उपकला उत्तक कहा जाता है। ये उत्तक कैसा होता है? ये उत्तक होता है परत दर परत पैटर्न, इसके ऊपर इसके ऊपर एक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला परत, इसके ऊपर वाला परत, फिर इसके ऊपर वाला परत, फिर इसके ऊपर वाला परत, तो ऐसा होता है ये स्तरीकृत स्क्वाइमस उपकला उत्तक। और ये कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो आप देखिएगा कि ऊपर वाला जो त्वचा का ऊपर वाला भाग होता है वो पतला होता है, उससे नीचे और मोटा होता है, उससे नीचे और मोटा होता है, तो वो कैसा उत्तक होता है? स्तरीकृत स्क्वाइमस उपकला उत्तक। ये अंतर्निहित उत्तकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? तो अंतर्निहित उत्तकों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। और अगला है खंभानुमा। खंभानुमा खंभानुमा उत्तक कैसा होता है? आप लोग घर तो बनते देखे होंगे, तो पिलर जैसे बना होता है, ऐसे खंभानुमा, ऐसे। ये जो होता है ये खंभानुमा होता है। ये उत्तक कैसा होता है? तो खंभानुमा, इसीलिए इसको खंभानुमा उपकला उत्तक कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? पेट के आंतरिक स्तर एवं आंत में पाया जाता है। पेट के आंतरिक स्तर एवं आंत में यह उत्तक पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? तो आंत के अवशोषण एवं स्त्रावन में मदद करना। इसका काम क्या है? तो आंत के अवशोषण एवं स्त्रावन में मदद करना। अगला उत्तक कौन है? तो सेलिटेड स्तंभाकार उपकला उत्तक। सेलिटेड स्तंभाकार उपकला उत्तक। ये कहाँ ये कैसा होता है? कोशिका में बालों जैसी संरचना वाले सिलिया पाए जाते हैं। इसमें इसके कोशिका में बालों जैसे ऐसे सिलिया पाए जाते हैं। इस सिलिया का काम क्या है? जैसे बलगम आता है तो बलगम को क्या करना? इसको धक्का देके बाहर निकालना। तो ये कैसा होता है? तो कोशिका में बालों जैसी संरचना वाले सिलिया पाए जाते हैं। ये पाया जाता है श्वास नली में, फेफड़ा में, श्वसन तंत्र की आंतरिक परत में। कार्य इसका क्या है? श्वसन पथ में सिलिया की गति को बलगम को साफ करने के लिए आगे की ओर धकेलती है। इसका कार्य क्या है? तो श्वसन पथ में सिलिया की गति बलगम को साफ करने के लिए आगे की ओर धकेलती है। पांचवा क्या है? घनाकार। घनाकार उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। पांचवा जो है वो है घनाकार उपकला उत्तक। गुर्दे की नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं की परत में ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? गुर्दों की नलिकाओं और लार ग्रंथि की नलिकाओं की परत में। इसका कार्य क्या है? तो यांत्रिक सहारा देना। घनाकार उत्तक का कार्य क्या है? तो यांत्रिक सहारा देना। ग्रंथिक घनाकार उपकला उत्तक। छठा नंबर क्या है? ग्रंथिक घनाकार उपकला उत्तक। कभी-कभी उपकला उत्तक का एक भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है और यह एक बहुकोशिकीय ग्रंथि बन जाती है और यह ग्रंथि उपकला उत्तक कहलाता है। यह कैसा होता है? कभी-कभी उपकला उत्तक का एक भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है और अंदर की ओर मुड़ने के बाद एक बहुकोशिकीय ग्रंथि बन जाती है। उस उत्तक को क्या कहते हैं? तो ग्रंथिक घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य है पदार्थों का संश्लेषण एवं स्त्रावन करना। अब हम आगे पढ़ेंगे संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। संयोजी उत्तक सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? तो अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है। हम लोगों ने उपकला उत्तक में पढ़े थे कि अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है। और यह 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपास्थि। उपास्थि यह ठोस और लचीली होती है। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उपास्थि का मतलब क्या हुआ? जहाँ हड्डी ना हो, जहाँ हड्डी ना हो। यह कैसा होता है? यह ठोस भी होता है और लचीली भी होता है और यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोसे कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में हड्डियों द्वारा बदल दी जाती है। कोसेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपास्थियां जो वयस्क अवस्था में हड्डियों द्वारा बदल दी जाती है, जैसे नाक की नोक, बाहरी कान, शरीर की जोड़। तो ये क्या होता है? तो वयस्क अवस्था में आकर हड्डियों में बदल जाती है। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं या एविस्क्यूलर है तथा तंत्रिका या एविस्क्यूलर नहीं होती है। याद रखेंगे। ऑस्टियो ऑस्ट्रियोआर्थराइटिस ऑस्ट्रियोआर्थराइटिस कॉर्टिलेज का धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होना जोड़ों के दर्द का सबसे आम कारण है। ऑर्थियो ऑस्ट्रियोआर्थराइटिस क्या है? तो कॉर्टिलेज का धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होना जोड़ों के दर्द का सबसे आम कारण है। जैसे 40 साल 50 साल के एज में आते ही जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये किस चीज से होता है? तो कॉर्टिलेज का धीरे-धीरे क्या होता है? तो क्षतिग्रस्त होना
जोड़ों का दर्द का सबसे आम कारण है। वसा में ऊतक एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? वसा का संग्रहण करने वाले एडिपोज ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, या यकृत में भी वसा ऊतक पाए जाते हैं। जैसे एडिपोज ऊतक से हमारा शरीर का सुंदरता एवं सुंदरता भी बढ़ता है। एडिपोज ऊतक से ठंड कम लगती है, चोट कम लगता है। अगर एडिपोज ऊतक ज़्यादा हो तो सुंदरता क्या होता है? सुंदरता भी बढ़ता है, ठंड भी कम लगता है, चोट भी कम लगता है, और यह पुरुष की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। जैसे ठंडी में ठंड में आप लोग देखते होंगे, शादी में महिलाएं ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनती है और उसको ठंड भी उतना नहीं लगता है। तो इसका कारण क्या है? वसामय ऊतक। यह ऊतक उनमें ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से उनको ठंड नहीं लगती। अतिरिक्त पोषण को अगर हमारे शरीर में अतिरिक्त पोषण बढ़ जाता है तो क्या होता है? वसा फैट्स भी बढ़ने लगती है और यह वसा ऊतक में बदल जाती है। याद रखेंगे। और तीसरा है रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त, ब्लड। ब्लड जो है कौन सा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में कैसा है? तो द्रव संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक है और यह एक द्रव संयोजी ऊतक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है रक्त कौन सा टिश्यू है? तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट का बना होता है। यह क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का बना होता है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज आदि का परिवहन करता है। चौथा है हड्डियां, बोन। बोन्स क्या है? हड्डी संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का कठोर ऊतक है। इसमें लचीलापन नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा है उपास्थि। उपास्थि में क्या था? वो कठोर भी था और लचीला भी था। लेकिन हड्डी क्या है? हड्डी कठोर है और लचीलापन इसमें नहीं है। यह कोमल ऊतक और अंगों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि यह कोमल अंग जो होते हैं उनका सहारा सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा फेफड़ा, फेफड़ा के बाहर में जो हड्डी लगा हुआ है वो हमारे फेफड़े को क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। और भी सारे अंग को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो हड्डी। इसमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अस्थि मज्जा में क्या होता है? तो रक्त का निर्माण होता है। रुधिर को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोलेजन और इलास्टिन का स्त्रावन करता है। रुधिर को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोलेजन और इलास्टिन का स्त्रावन करता है। याद रखेंगे। जंतु ऊतक जंतु ऊतक में जो जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक है वो इसे दो प्रकार में बांटते हैं। एक है ढीले, दूसरा है घना और गहरे। ढीले में कौन सा ऊतक आता है? तो एडियोलर ऊतक। और घने और गहरे में आता है लिगामेंट और टेंडन। इसे स्नायु और कंडरा भी कहते हैं। एडियोलर ऊतक, एडियोलर संयोजी ऊतक। एडियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिकाओं और तंत्रिका के आसपास और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसमें मस्ट कोशिका पाई जाती है और जो जो हिस्टामिन का स्त्रावन करती है। हिस्टामिन का संबंध एलर्जी से है। और ये किस चीज़ का स्त्रावन करती है? जिसमें जो मस्ट कोशिका पाई जाती है वो क्या करता है? तो हिस्टामिन का स्त्रावन करती है। और हिस्टामन का संबंध किससे है? तो एलर्जी से है। यह अंगों के अंदर जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मदद करता है। इसमें जो है ये एडियोलर जो ऊतक है, एडियोलर ऊतक क्या करता है? जहाँ खाली स्थान है वहाँ भरने का काम करता है और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। लिगामेंट और स्नायु। लिगामेंट क्या है? हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। एमवीवीआई इसको कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिगामेंट और टेंडन में अंतर बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लिगामेंट जो होता है हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। टेंडन, टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा। कंडरा यह क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता था? लिगामेंट हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता था और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। फेसिया मांसपेशी के
को अन्य मांसपेशियों से जोड़ता है। नोट में फेसिया जो है वो मांसपेशियों को अन्य मांसपेशियों से जोड़ते हैं। अगला ऊतक क्या है? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है? माइक्रोस्कोप की तरह उचित रूप से देखने पर मांसपेशियां वैकल्पिक प्रकाश और अंधेरे बैंड की धारियां दिखती है। परिणाम स्वरूप इन्हें धारीदार मांसपेशी भी कहा जाता है। यह जो है माइक्रोस्कोप की तरह उचित रूप से देखने पर यह मांसपेशी वैकल्पिक प्रकाश और अंधेरे बैंड या धारियां दिखती है। परिणाम स्वरूप इन्हें धारीदार मांसपेशी भी कहा जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय केंद्रीय होती है। इस कोशिकाएं की लंबी, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय होती है। कंकाल, हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति। कंकाल कंकाल ऊतक जो है वो हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति होती है। इसमें हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है। वह शरीर की गति में सहायक करती है। कंकाल क्या करता है? हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है। वह शरीर की गति को सहायता करती है। यह ऐच्छिक होती है। यह कैसी होती है? यह ऐच्छिक होती है। चिकनी चिकनी क्या है? यह आंख की आकृति के बने होते हैं। यह भोजनली आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत में पाए जाते हैं। वे आंख की परितारिका, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाए जाते हैं। यह आंख की परितारिका में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों की श्वसनी में भी पाए जाते हैं। कोशिकाएं नुकीले सिरे वाली, धुरी के आकार की और एकल केंद्र वाली लंबी होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? कोशिकाएं नुकीले सिरों वाली, धुरी की आकार की और एकल केंद्रक वाली लंबी होती है। इसे अधारी मांसपेशी भी कहा जाता है। इसे अधारीदार मांसपेशी भी कहा जाता है। हृदय, या ये हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। तंत्रिका ऊतक, लास्ट है हम लोग का तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से आपस में जुड़ती है। ये तंत्रिका ऊतक का निर्माण